गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और यह है कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 7। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि मानव से जुड़े हुए जो पर्यावरण है जिसमें क्या क्या मुख्य रूप से आती है, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इसमें हम ये जानेंगे कि बस्तियां क्या होती है, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं और संचार किसे कहते हैं। तो ये हम मुख्य रूप से इनको जानेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत है दिया हुआ कि आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव, यानी कि जो शुरुआत के मानव जो थे वो भोजन, वस्त्र यानी कपड़ा और आवास मतलब रहने के लिए, जगह के लिए पूरी तरीके से किस पे निर्भर थे, प्रकृति पे निर्भर थे। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो है ना गुफाओं में रहते थे और कच्चे कंदमूल फल, कंद मतलब होता है कि जैसे कि सब्जियां इत्यादि, और मूल मतलब जड़ जैसे कि मूली गाजर ये सब, और फल, इन सब चीज़ों पे निर्भर थे भोजन के लिए। वस्त्र के लिए ये वृक्ष के छाल या जानवरों के छाल इत्यादि पहनते थे। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके, यानी कि नए स्किल को डेवलप किया। स्किल क्या होती है, यानी कि एक नए हुनर को विकसित किया और खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाना शुरू कर दिया, यातायात यानी कि आने जाने के साधन बनाए, संचार यानी कि एक दूसरे से जुड़ने के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आप यहाँ पे ये देखिए, ये दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ भवन या बस्तियाँ बसती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर घर और बस्तियों का विकास होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से बस जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बसाव स्थान। आदर्श यानी कि बहुत अच्छे बसाव स्थान के लिए जो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति की दशाएं होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए, तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए। ना तो वहाँ पे अधिक बारिश हो, ना ही अधिक धूप हो, ना ही अधिक गर्मी हो, ना ही अधिक ठंड हो। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं अनुकूल जलवायु। जल की उपलब्धता हो, यानी कि नदी, नहर, तालाब इत्यादि हो। उपयुक्त भूमि मतलब यानी कि जिस जगह पे हम घर बना सके आसानी से, ऐसी ज़मीन चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि लोग जब जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। तो खेती करने के लिए जब उपजाऊ ज़मीन होगी तभी तो खेती करेंगे। देखिए आगे, बस्तियां हम किसे कहते हैं। इसमें जैसे कि मानवीय पर्यावरण में हमने सबसे पहले जाना था बस्तियों के बारे, मैंने बताया था कि बस्तियां के बारे में जानेंगे। तो वह स्थान जहां लोग घर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बस्तियां। यानी कि घर लोग बनाते हैं, बहुत सारे घर बन जाते हैं, तो उनको हम बस्तियां कहते हैं। जैसे कि एक ये इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये है बस्ती। इसमें 1 2 3 4 ये काफ़ी सारे आपको घर नज़र आएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे काफ़ी सारे घर नज़र आते हैं। इसको हम कहते हैं बस्तियाँ। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में भी पढ़े होंगे, 6ठी कक्षा के इतिहास में। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, यानी कि उसका शुरू किया, तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाकर, यानी कि एक जगह रुक के रहना उनके लिए जरूरी हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। नदी घाटी मतलब नदी के किनारे, जहाँ पे क्यों यहाँ पे रहना शुरू किए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रहने के लिए अनुकूल जलवायु और जल की उपलब्धता चाहिए। यानी कि जल जहाँ पे रहेगा वहीं पे लोग रहेंगे। तो नदियों के किनारे
इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और वहाँ की भूमि जो होती थी नमी के कारण उपजाऊ होती थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। व्यापार मतलब खरीद बिक्री, वाणिज्य मतलब पैसे के लेन देन से धन के लेन देन, और विनिर्माण यानी कि किसी भी चीज़ का एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनाना जब शुरू हुआ तो उससे मानव बस्तियां शुरू हो गई, क्योंकि उसमें बुनकर हुए, लोहार हुए, लोहार मतलब लोहे के काम करने वाले, सुनार यानी कि सोने के जेवर इत्यादि बनाने वाले, मूर्तिकार यानी कि मूर्ति बनाने वाले, अलग अलग लोग ने अलग अलग तरीके से काम किया। तो नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और वहीं पे सभ्यता का विकास हुआ। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, टिग्रिस जिसको दजला कहते हैं, तो सिंधु, टिग्रिस, नील और वांग ही नहीं वांग हो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? बिल्कुल आप ध्यान कर सकते हो कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। टिग्रिस यानी कि दजला और फरात दो नदी है, टिग्रिस और ट्यूफ्रस। तो यहाँ पे दजला और फरात दो नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और ह्वांग हो में चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। इस तरीके से हम आगे जब बढ़ें तो बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई यानी कि परमानेंट और दूसरी अस्थाई जो परमानेंट ना हो। यानी कि कुछ ऐसी बस्तियां होती हैं जो कुछ ही समय के लिए बनाई जाती है, तो उन्हें हम अस्थाई बस्तियां कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब सड़क इत्यादि बनते हैं तो उसके किनारे कुछ जो लेबर वगैरह होते हैं वो तंबू टाइप का या टेम्पररी घर बना लेते हैं। तो 8-10 घर बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो तब तक के लिए ही होती है वो बस्ती जब तक कि वो रोड निर्माण का कार्य कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसी बस्तियों को हम कहते हैं अस्थायी बस्तियाँ। वैसे ये मुख्य रूप से ऐसी बस्तियाँ आपको घने जंगलों के पास, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट मतलब शिकार, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह पे जब उपजाऊपन कम हुआ यानी कि उपज कम हुई तो वो फिर दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एक शब्द है ऋतु प्रवास। अब ऋतु प्रवास होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ लोगों के मौसमी मतलब मौसम के अनुसार आवागमन, आना और जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो वहाँ से लोग जाए ना दूसरी जगह चली जाते हैं। जैसे कि भेड़ चराने वाले जो होते हैं उनकी वो झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम के बदल जाने के बाद। इस प्रकार से इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब देखिए ऋतु प्रवास करते हैं। हालांकि अधिकांश बस्तियां आज जो है वो क्या है, अस्थाई बस्तियां हैं। अस्थाई बस्तियां यहाँ पे जहाँ पे लोग परमानेंटली मतलब अस्थाई रूप से रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई बस्तियां कहते हैं। जैसे दिल्ली, पंजाब, बिहार के जो मैदानी भाग हैं या उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग हैं, तो इन सब में जो बस्तियां बनी हुई है वो अस्थाई बस्तियां हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कहानी कह सकते हो या एक वक्तव्य है कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यानी कि बहुत अधिक यातायात जाम था। यातायात यानी कि गाड़ी वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा जाम थे। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर यानी कि उसे शाबाशी देकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था।
हो सकता है प्रसाद इन्हीं का कोई क्लासमेट हो। उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। अब ध्यान दीजिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा किसने कहा? मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने ऐसा कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने इसका उत्तर दिया, क्या? कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सकीय सुविधा यानी कि अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ की तलाश में आते हैं। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे, यानी कि रहने की तो जगह ही नहीं बचेगी। तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे, मतलब बिना किसी कानूनी दस्तावेज के, यानी कि बिना कोई किसी लीगल डॉक्यूमेंट के बस्तियां जो बस जाती है उसे हम अवैध कब्जे वाली बस्तियां कहते हैं, दिखाई देती हैं। अवैध कब्जे वाली बस्ती जैसे झुग्गी झोपड़ी इत्यादि, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। अस्वस्थकारी मतलब गंदी बस्तियाँ होती है, इधर गंदी उधर नालियाँ बह रही है, इस तरीके से बस्तियाँ होती हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो अब देखिए, ऊपर में जो आपने ये संवाद पढ़े यानी कि बातचीत आपने पढ़ा, इसमें बस्तियों के दो अलग चित्रण आपके सामने आए। एक है ग्रामीण बस्तियाँ, गांव की बस्तियाँ, और दूसरी है शहरी बस्तियाँ। तो गांव ग्रामीण बस्ती होती है और जहाँ लोग कृषि यानी खेती बाड़ी, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, वानिकी यानी कि वन लगाना, दस्तकारी यानी कि बुनाई और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। मुख्य रूप से यही कार्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रामीण बस्ती क्या होती है? सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन का मतलब क्या है? सघन बस्ती का मतलब है जैसे कि ये देखिए, बहुत ही पास पास में घरें बनी होती है, बीच में से गली। और प्रकीर्ण का मतलब होता है जहाँ पे कि घर दूर दूर बनी हो, जैसे कि ये देखिए, तो ये एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, दूर दूर घर बने हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रकीर्ण बस्तियाँ। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर एक निश्चित दूरी पे फैले रहते हैं या अनिश्चित दूरी भी हो सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियां जो होती है यानी कि प्रकीर्ण बस्तियां, ये मुख्यतः आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल में, या जहाँ पे बहुत ही जो है ना अति विषम मतलब जहाँ पे कि गर्मी, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में जो जैसलमेर का एरिया है वहाँ पे दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि रात में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्र में जो है ना बहुत ही कम लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत होती है, यानी कि इनकी छतें इस तरीके से होती हैं कि ताकि जो है ना इस पे जो पानी इस पे टिक ना पाए, पानी नीचे गिर जाए, तो ढाल वाली छतें होती है। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से छतें होती है, यानी कि जो नीचे एक तरफ ढाल होती है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। स्टिल्ट होता क्या है आप ये समझिए, जैसे कि नीचे जो देख रहे हैं ये खंभे, खूंटे जो गड़े हुए हैं या पिलर जो बना हुआ है, खंभे जो दिए हुए हैं, और इसके ऊपर
जो है ना एक बेस बनाया जाता है और उसके ऊपर घर बनाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टिल्ट। तो वो जो बेस होता है उसको कहते हैं स्टिल्ट। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की होती है। फूस मतलब घास फूस इत्यादि की बनी होती है। स्थानीय सामग्री से ये बनाए जाते हैं, जैसे पत्थर, पंख यानी कीचड़, चिकनी मिट्टी, तृण मतलब घास आदि का उपयोग करके घर बनाया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी होती है और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे कि नगर और शहर में क्या अंतर है। कि नगर मुख्य रूप से छोटी बस्ती है, जो विकसित बस्तियों में छोटी बस्ती होती है उसे हम नगर कहते हैं, और वही विकसित बस्तियां जो बहुत बड़ी होती है जैसे दिल्ली, तो ये क्या है, शहर है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, यानी कि काम में लोग लगे होते हैं। या तो आपको मजदूर मिलेंगे जो घर वगैरह बनाने में लगे हैं, या फैक्ट्रियों में लगे हैं, या फिर कुछ खरीद बिक्री करते हुए मिलेंगे, या मुझ जैसे या और भी मुझसे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, या डॉक्टर हैं, वकील हैं। ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में लगे हुए मिलेंगे। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। तो ये आप खुद करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप किस राज्य से हैं, आपके गांव कौन सा है, उसके आसपास से कौन से गांव है, कौन सा नगर आपके पास है, किस शहर के नज़दीक आप हैं। ये जानकारी आप कमेंट में अवश्य देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम जानेंगे परिवहन और संचार के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।